नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज है 28 मई। अपन दो इशू इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। एक तो फर्स्ट पेपर का है जो स्फीति, कीमतें, मांग और पूर्ति प्रबंधन के संदर्भ में आते हैं। लंबे टाइम से प्रश्न क्वेश्चन बना नहीं है। अब इस बार महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी शब्दावली यहाँ 5 नंबर का प्रश्न या 10 नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो उसी के सिलसिले अपन टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जिसका आज टॉपिक आया है भारतीय मुद्रास्फीति के अनुकूल हालात। अभी वैश्विक स्तर पर रशिया युद्ध, यूक्रेन है ना, टैरिफ वॉर के संदर्भ में लिखा कि भारत की स्थिति क्या रहेगी और उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन इसको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। अपन उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे, ताकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्वेश्चन आता है तो अपन लिखने में सहज महसूस करेंगे। उसी के संदर्भ में डिस्कशन अच्छे से सुनना। दूसरा आर्टिकल आया है जो भारत मानसून की बारिश को मतलब कहते हैं कि जब एक बूंद बारिश शहर को रोक देना तो समझो पानी, बारिश की समस्या नहीं है, उसकी सोच में प्रॉब्लम है। सोच मतलब वो प्रशासनिक नीतियों के बारे में और जनता के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में। वो कहता है कि आपकी सोच है ना, बनाते समय स्ट्रक्चर सही ध्यान में नहीं रखते। उसी के संदर्भ में बात कर रहा है। उसी के संदर्भ में भारत के भूगोल के बारे में, मानसून के संबंध के बारे में पढ़ेंगे और जो विज्ञान प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, बारिश का प्रबंधन कितना किया जाएगा, ऐसे के संबंध में पढ़ेंगे। और सतत विकास, जलवायु परिवर्तन जो फर्स्ट पेपर है उसी के संदर्भ में रिलेटेड करके अपन और ये पढ़ रहे हैं। उसी के संदर्भ में आगे चलते हैं। अपन यहाँ टॉपिक पढ़ते हैं बेसिक। आज के जो मुख्य जो आया है वो मुद्रास्फीति के बारे में। उस आर्टिकल कह रहा है कि भारत की जो महंगाई है अभी इस बार वो रहेगी 4%। 2025-26 की बात करें, उससे पहले 23-24 में वो बता रहा था 5.75% या 5.50% रही। 2022 की बता रहा था 6.5% से ऊपर महंगाई, मुद्रास्फीति नहीं। तो देखो 22-23 में कम ज़्यादा गई, अभी कम हुई। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, भारत की जीडीपी पे क्या प्रभाव है। अपने जो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जो जारी करता है, उसके संदर्भ में क्या हालत होगी, उसी के संदर्भ अपन पढ़ते हैं, है ना। मुद्रास्फीति, वर्तमान की मुद्रास्फीति की बात की जाए तो ये नीति निर्माता वैश्विक झटकों का सामना, मैंने बोला ना, रशिया युद्ध का क्रम, डोनाल्ड ट्रंप चाइना के टैरिफ वार चल रहा है, ईरान और गाजा इजराइल पे। तो इस हालातों में भारत पाकिस्तान का भी युद्ध अगर हो जाता तो क्या हालात पड़ते। ये सब क्या है, ये सैन है। एक सैन मतलब कि यहाँ से माल आता है, यहाँ से जाना है। हर कोई न कोई देश एक दूसरे पे डिपेंड पड़ता है। तो अगर मान लो आपूर्ति प्रबंध जैसे अपने टॉपिक में है, क्या सैन खराब, अगर सैन श्रृंखला टूट जाती है कितना इफेक्ट पड़ता है भाई। तेल खर्च होता है, ज़्यादा सप्लाई होती है, लंबे टाइम बाद आती है तो महंगाई बढ़ती है ना। उसी के संदर्भ में ये बात है। तेल खाद्य कीमतों में नरमी की लाभ क्या हो गए। भविष्य मुद्रास्फीति आपको 4% रहने की बात की है। कितने? 4% रहने की बात की। रहने की संभावना फसल उत्पादन, आयात, मानसून। ये क्योंकि अभी इस बार मानसून अच्छा रहेगा, फसल अच्छी रहेगी तो दूसरे देशों पे बहुत सारी वस्तु नहीं। अगर मान लो बारिश ही खराब हो गई तो फसलें ही नहीं, अकाल जैसी स्थिति हो गई तो इतनी बड़ी जनसंख्या को एक देश कैसे पूर्ति करेगा। तो और देशों से लाना पड़ेगा, वहाँ डॉलर देना पड़ेगा। डॉलर देने की तुलना में क्या होगा, तभी अपन लोग खाली, अगर वो यहाँ भारत में ला के बेचेंगे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। अमीर लोगों को ये शहरों में तो पड़ेगा ही, जैसे गैस सिलेंडर है महंगाई। गाँव में खाद्य आपूर्ति जैसी सुविधा अगर नहीं मिले तो शहरों में नहीं आएंगे, तो शहरों में क्या होगा, कीमतें उछाल आएगा। तो ये एक एक दूसरे से जुड़ी हुई श्रृंखला, यहाँ से यहाँ लग पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। जैसे कि एग्जाम्पल, आपके गांव में कोई एक भैंस है, दूध देती है। अगर मान लो ये भैंस दूध देती है तो आपने क्या शहर में भेजा है, तो शहर में सप्लाई आसानी से मिल गई, वो 25 रुपये में आप लीटर मिले। अगर मान लो आपके गांव में मान लो दूध की सप्लाई गांव में ख़त्म हो रही है, शहर में अगर मान लो नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। शहरों में कहाँ से लाएगा। जब चीज़ें ही कम होगी, जब चीज़ें ही मांग की अनुसार चीज़ें नहीं होगी तो क्या मूल्य मुसाल आता है। मूल्य मुसाल आता तो क्या महंगाई बढ़ती है। तो ये इसका सीधा सिंपल है बेसिक मुद्रास्फीति का। उसी के अंदर खाद्य मुद्रास्फीति को लेकर सतर्कता जरूरी है। अपन पढ़ते हैं बेसिक की मुद्रास्फीति क्या होती है, अविस्फीति क्या होती है, जो स्फीति के अपने टॉपिक के संदर्भ में बात है। ये है टर्मिनोलॉजी। मुद्रास्फीति की बात कर ली जाए, इन्फ्लेशन क्या होता है, क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है इन्फ्लेशन। एक होता है एक होता है डिफ्लेशन, याद रखना, डिफ्लेशन याद रखना। अविस्फीति और मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति जब बाजार में वस्तुओं सेवाओं की कीमती की लगातार बढ़ती है। मान लो 3 क्वार्टर है, 2 महीने का, जैसे मान लो जनवरी और फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल और मई और जून। साल में जितने क्वार्टर होते, मान लो 3 महीने का क्वार्टर मान ले तो 4 क्वार्टर हो गए। कितने? 4 क्वार्टर। अगर मान लो लगातार कोई महंगाई प्रतिशत बढ़ रहा है
तो इसका मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब समझ में आई? मान लो आज वस्तु 5 रुपये मिल रही थी, हर 2-3 महीने बाद उसका 0.25 रुपया कीमतें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पहले जो ये गोल्ड दूध आता था उसके ऊपर 1 रुपया बढ़ गया, जो ग्रीन आता था उसके ऊपर 1 रुपया बढ़ा था, है ना? क्या हो गया? तो महंगाई बढ़ी ना क्वार्टर में। अब उदाहरण मान लीजिए, आपका दूध अगर मान लो 50 रुपये से है, वो 60 रुपये हो गया, तो सब्जियां महंगी हो गई। भाई जो दूध की सप्लाई देने वाला अगर वो 60 रुपये ले रहा है, तो सब्जी बेचने वाला वो भी 60 रुपये, वो 70 रुपये, वो भी सब्जी की महंगाई करेगा किलो की भाव से। तो ये क्या, ये श्रृंखला जुड़ी हुई है। तो ये है मुद्रास्फीति। लगातार वस्तु और सेवाओं की मांग के साथ साथ अगर कीमतों में बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। अब उसका दूसरा टर्मिनोलॉजी, उसकी विपरीत बात करो, डिफ्लेशन। क्या होता है? क्या होता है? डिफ्लेशन। याद रखना ये बात। डिफ्लेशन अविस्फीति क्या होती है? जब बाजार में वस्तु और सेवा कीमतें लगातार घटती है, डिक्लाइन। बाजार में वस्तु और कीमतों को लगातार घटती है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, मतलब अविस्फीति। इसका आर्थिक मंदी के समय जब लोग खरीदना कम कर देते हैं तो कीमतें गिरती है, मतलब मंदी आ जाती है, लोगों के पास पैसा होता नहीं है ना? लोगों के पास पैसे ही नहीं है घर चलाने के लिए, तो टीवी, फ्रिज, कूलर क्यों खरीदेंगे लोग? जब घर चलाने के लिए पैसे नहीं, तो ये ना, जो ये मार्केट की जो वस्तु है नहीं खरीदेंगे। जब नहीं खरीदेंगे, इसको बोलते हैं आर्थिक मंदी। जब लगातार आर्थिक मंदी 2 से 3 क्वार्टर होता है तो उसका नाम दिया जाता है स्लो, धीरे, हाई। ये बहुत सारे डिफ्लेशन के टर्मिनोलॉजी होते हैं। तो इसी को बोलते हैं, जब लगातार कमी होती है वस्तु और सेवा मांग की, कीमतें लगातार बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। और लगातार वस्तु और सेवा की कीमतें लगातार घटती है, उसको अब कि मैं सस्ते में दे रहा हूँ फिर भी लोग खरीदने नहीं आते, है ना? कई बार बोलता है मैं इतने सस्ते में दाम, वो कह रहे हैं सेल लगा हुआ है, आओ। क्यों करते हैं? कि उसे खरीदने वाले भी कम नहीं है, तो वो इसलिए वो सेल लगाते हैं मार्केट में। आगे चलते हैं। अब है मुद्रास्फीति अस्फीति नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? इन्फ्लेशन और मुद्रास्फीति को नियंत्रण कौन करता है? ये है इन्फ्लेशन और ये है डिफ्लेशन। इनको नियंत्रण कौन करता है? इसको काउंटर करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए करता है आरबीआई। आरबीआई नीति, आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक पॉलिसी बनाई गई है 2016 के तहत। रेपो रेट बढ़ाकर घटाकर, है ना? नकद आरक्षण अनुपात कैसे करते हैं? शायद मौद्रिक नीति पॉलिसी 2016 के आसपास बनी है शायद। आप एक बार डाटा कलेक्शन करना, पता नहीं है इसके बारे में, ऐसे पढ़ेंगे अपन अभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति पॉलिसी के जरिए रेपो रेट, क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित CRR बदलकर इसका उपयोग में लाया जाता है, जिससे इन्फ्लेशन को नियंत्रित किया। डिफ्लेशन कौन? फिजिकल FD। क्या? राजकोषीय नीति के जरिए टैक्स, सब्सिडी, सार्वजनिक खर्च, क्या होता है? टैक्स, सब्सिडी और पब्लिक खर्च, पब्लिक फंड के बारे में ये बातें की जाती है। अब है मुद्रास्फीति का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का प्रभाव। मुद्रास्फीति का ग्रामीण और शहरों का प्रभाव क्या होता है? अब पढ़ते हैं। भाई मान लो मुद्रास्फीति बढ़ गई, यहाँ डिफ्लेशन बढ़ गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना? तो टॉपिक कंसेप्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, ये है ग्रामीण, अब बढ़ गए और इन्फ्लेशन बढ़ गई, है नी? जो कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। ग्रामीण रोजमर्रा चीज़ें खरीदता है, खाद्य उर्वरक। गाँव में क्या है? जैसे उर्वरक हैं किसानों के लिए, खाद्य उर्वरक है, डीजल, मजदूरी बढ़ सकती है, वास्तविक आय घटती है, कर्ज पर बोझ पड़ता है। तो आपको अगर मान लो प्रश्न आया 2 नंबर का कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ने से ग्रामीण आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आप लिखोगे रोजमर्रा की चीज़ें बढ़ती है, खाद्य उर्वरक, डीजल महंगे होते हैं, वस्तु मजदूरी बढ़ सकती है, वास्तविक आय घटती है, कर्ज पर बोझ पड़ता है। शहरी की बात की जाए, अब शहरी की तुलना थोड़ी अलग हो सकती है ना। शहर में तो घर का किराया मान लो, है किराया, स्कूल की फीस, ट्रांसपोर्ट महंगा है, बचत की क्रय शक्ति में जो बचत हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, EMI महंगी। ये क्या है? ये शहरी प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण में रोजमर्रा चीज़ें, खाद्य उर्वरक, डीजल महंगी, ये सब। अब आगे चलते, नतीजा इनका यही है, ग्रामीणों पर ज़्यादा असर, क्योंकि उनकी आय सीमित होती है तो महंगा ज़्यादा झटका पड़ता है। अब मान लो डिफ्लेशन, लगातार कीमतों की मांग है बड़ी कम आती है, फिर भी लोग खरीदने वाले नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। है, लगातार कीमतें घटती जा रही है लेकिन खरीदने वाले नहीं। तो ग्रामीण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अब महंगाई से तो ये मतलब खरीदना मुश्किल हो जाएगा है, तो कम होने से ग्रामीण पे क्या प्रभाव पड़ेगा?
फसल के दाम गिर जाते हैं तो किसान की लागत, मान लो दाम ही गिर गए, अब किसान ने मान लो आज जून महीने में बीज ला रहा मार्केट से, बारिश बाने 100 रुपये 1 kg का, 100 रुपये मतलब 10,000 का कुंटल बीज आ रहा है, जो मूंग मान लो, मैं भी खरीदने जाता था, कई बार जाते भी हैं, तो मान लो अगर 100 रुपये कोई बाजार से खरीद रहे, 10,000 का कुंटल का है और 25 बीघा ज़मीन में बुवाई हुई। अब 25 बीघा मुंबई के हिसाब से अगर मान लो आज की बात की जाए, जब बेचते समय जाते समय आपके किसान के पास जो बिचौले लोग आते हैं, कि आसपास मंडियाँ खुलती नहीं है, तो बिचौले लोग आपके जो कीमतों का दाम कितने देके जाते हैं एक कुंटल का, 5,000 हैं, 7,000, तो कितना लॉस हुआ सीधा एक बोरी पे, एक कुंटल पे आदमी का नुकसान किसान गांव में कितना हुआ, कीमतें घटने से 3,000, है ना, हुआ ना, क्योंकि एमएसपी सबको नहीं मिल रही है, एमएसपी बात की हुई है लेकिन मिल नहीं रही है ना, इसी के संदर्भ में ये बात की जा रही। जैसे शहरी की बात करें, अब डिप्लेशन से शहरी के वहाँ तो ट्रांसपोर्ट, किराया, फीस, ईएमआई जैसे प्रभाव पड़ा, किसके, इन्फ्लेशन से शहरी में। अगर डिप्लेशन के शहरी की बात की, कंपनियां उत्पादन घटा देगी, मतलब माल खरीदने वाले नहीं है, मान लो एक मोबाइल है एप्पल का, अब मान लो 50 प्रोडक्ट इंडिया में आ गए, अब 50 ही प्रोडक्ट 2 महीने में नहीं खरीद बिक पाए, तो अगले महीने वो क्या 10 प्रोडक्ट बिकेगा, जैसे मांग होगी वैसी सप्लाई होगी ना, भाई खरीदने वाले ही कम है तो वो क्यों अपना अनावश्यक स्टाफ अपने पास रखेगा, कर्मचारियों को भी वो हटाएगा, है ना, तो इसका प्रभाव पड़ता है कि श्रृंखला है, नौकरी आ जाती है, खर्च कम होता है, बाजार भाई मान लो 50 आदमी थे, अब कोई मान लो मार्केट मोबाइल खरीद ही नहीं रहा है, तो वो 5 आदमियों को निकालेगा ना, या 10 को निकालेगा, जितनी उसकी जरूरत है उस हिसाब से, अगर जिसको निकाला उनके घर पे इफेक्ट पड़ा ना आर्थिक रूप से, ये होता है एक अविस्पष्टि। अब थोड़ा और पढ़ते बेसिक जो आपके सिलेबस में है, कीमतें, कीमतें क्या होती है, मांग क्या होती है ना, कीमतें की बात की जाए, कीमतें क्या होता है, वस्तु की बाजार के दर पर निर्भर होता है, ये कोई ऐसा नहीं कि घर में महंगाई हो गई तो कीमतें तय नहीं, वस्तु के बाजार में जो वस्तु खरीदी बेची जाती है उसके आधार पर ये तय किया जाता है प्राइस बढ़ी है या घटी, जब किसी साधारण वस्तु की उपलब्धता कम होती है तो कीमतें बढ़ती है, खरीदने वाले ज़्यादा है और माल कम है तो ये क्या है, कीमतें बढ़ गई ना। जैसे मान लो टिकट देख लो, आईपीएल का देखने वाले बहुत जाते हैं, टिकट शॉर्टेज है तो वो कालाबाजारी होती है ना, 5,000 10,000 तक टिकट बेच देते हैं, तो इसको बोलते हैं कीमत। मांग क्या होती है, मांग होती है उपभोक्ता की आवश्यकता, मान लो अभी वर्तमान OnePlus जो साइन एप्पल का है आईपैड है, कितनी डिमांड है, बहुत डिमांड है, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन नहीं रखा ये काम, क्यों, क्योंकि लोग खरीदने वाले है ना, उपभोक्ता का उनकी डिमांड है, तो इस हिसाब से उसकी श्रृंखला बढ़ाई गई है कि उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार माल भेजा जाए। जैसे इस एरिया में दलित वर्ग रहते हैं, अब दलित वर्ग को कुछ और चीज़ें पसंद है तो उपभोक्ता कंज्यूमर के हिसाब से सप्लाई होगी, है। मौसम, संस्कृति, अब जैसे मौसम आ रहा है, अब मौसम बिगड़ रहा है, सर्दियों में मौसम खाने के लिए कुछ और होता है, तो ये क्या है कि भाई अब मान लो आम का है, गुजरात से सबसे ज़्यादा आम, साउथ से कितने सप्लाई हो रही है, ट्रकों के भाव सप्लाई हो, क्यों, मौसम है ना। संस्कृति, मान लो कोई गरबा डांस आ रहा है तो गुजरात में सबसे ज़्यादा गरबा डांस, तो संस्कृति वाले कपड़े सबसे ज़्यादा बिकते हैं। जैसे शादी का सीज़न है तो सबसे ज़्यादा अपने शॉपिंग में जाते हैं, तो ये क्या है, ये मांग के अनुसार नहीं, उपभोक्ताओं के अनुसार, जो उपभोक्ता की आवश्यकता उसी हिसाब से ये मांग बढ़ती है। आपूर्ति की बात की जाए, उत्पादक से उपभोक्ता तक वस्तु को पहुंचाना, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट में रुकावट हो, आपूर्ति बाधित हो, है ना। परिणाम क्या होगा, क्वांटिटी, उत्पाद की उपभोक्ताओं की मात्रा, अधिक उपभोग वाले क्षेत्र, यदि परिणाम कम वैसे तो ये होता है वस्तु। तो आपको ये बेसिक मैंने पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया ताकि अपने सिलेबस से पूरा कवर हो जाए, टाइम भले लगे कवर अपना पूरा हो जाए। आगे चलते हैं, 4% लक्ष्य के पास क्यों रहेगी मुद्रास्फीति, भाई क्यों रहेगी 4% वस्तु कीमतें, क्योंकि वैश्विक जो नीति निर्माता है, जो कीमतें नरमी है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला स्थिति आधारित वस्तु कीमतें नियंत्रित है, ग्रामीण मांग में सुधार की जाती है ना। भाई वो कह रहा है कि वर्तमान की वैश्विक वस्तु कीमतों में नरमी आई, भाई 4% इसलिए रहे कि वैश्विक जो वस्तुएं हैं कीमतों में बहुत उछाल नहीं है, वहाँ पे सस्ती मिल रही हैं। अब जैसे टैरिफ के लिए टैरिफ बढ़ाया 2 देशों ने, है, तो वो क्या करे, इकोनॉमी तो बढ़ रही है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, अगर ये कम करेंगे टैक्स तो बॉर्डर पे जब आने वाला सामान भी कम मिलेगा, तो ये क्या, इसी वजह से बोल रहा है 4% रहेगी। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति बेहतर है कि मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी है,
गेहूं बाहर खरीदना नहीं पड़ेगा, टमाटर बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ भारत के अंदर उपलब्ध है। इसी वजह से कहता है कि इस वर्ष 4% रहने की तुलना में 22 और 23 की तुलना में कम इसलिए है महंगाई, क्योंकि इस बार भारत के मौसम अनुकूल है। आधारित वस्तु कीमतें की नियंत्रित बात की जा रही है। आयातित मतलब इंपोर्ट करने वाले लोग हैं ट्रकों के माल से आती है, उसको बोलते हैं आयातित। बाहर से कोई वस्तु आई, कीमतें को नियंत्रित करने में, क्यों कि भारत ने भी अभी एप्पल के जो है उनके भी भारत ने भी उसने बोला, ट्रंप ने बोला था कि भारत में एप्पल का कोई मैन्युफैक्चर नहीं होगा। तो भारत ने उसके जवाब में क्या बोला, आप भी आओ सर मैदान, आपका अगर मोबाइल हमारे में आएंगे एप्पल का टैरिफ लगाया जाएगा तो क्या होगा, टैरिफ लगा के यहाँ खरीदने वाले लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों का नुकसान किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, बाहर से जो वस्तु आ रहा है उनका, कि उसकी जगह भारत दूसरा कोई मोबाइल बेचेगा, किसी और देश को बढ़ावा देगा। भाई आप ऐसा करोगे, जब हमारे स्टाफ को नौकरियाँ नहीं मिल रही तो हम आपको क्यों प्रोडक्ट बढ़ाए, तो टैरिफ लगा दी, तो टैरिफ लगाई थी, महंगा हो गया। ग्रामीण मांग में सुधार की सीमित है, क्या है, ग्रामीण मांग के जो मांग है सुधार सीमित है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं शहरों में ही खरीदते हैं, तो शहरों के अनुसार वस्तु टैरिफ आती है, उनके अनुसार मुद्रास्फीति नियंत्रित किया जाएगा। तो इस तरह जो बातें होती है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, जरूरी नहीं कि 4% के जगह कोई और बात करे तो भी यही पॉइंट लिखना कि मुद्रास्फीति किन कारणों से कम हो रही है भारत में। पहला पॉइंट, वैश्विक वस्तुओं कीमतें नरमी, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की स्थिति बेहतर, कि मौसम के अनुकूल हो रहा है, मानसून हर बार जून में आता है, इस बार पहले आ गया, आयातित वस्तुओं कीमतें नियंत्रित, ग्रामीण मांग में सुधार की कीमत। तो ये 4 पॉइंट। अब कम मुद्रास्फीति से अन्य प्रभाव क्या पड़ा, मैंने बोला जब मुद्रास्फीति कम होती है या अस्फीति कम होती है या बढ़ती है तो क्या नुकसान होता है, भाई कम हुई तो खाद्य सब्सिडी राजकोष से घाटा सकारात्मक पड़े, भाई कम ही हो गई तो लोग खरीदने आसान होगा, हैं बाहर से वस्तु ना लेनी पड़ेगी, हैं फिजिकल डेफिसिट घाटा को कम करने में, है ना। महंगाई कमी की सरकार खर्च की योजना में राहत होती है, भाई महंगाई की कमी से सरकार में खर्च की योजना का राहत होगी, है ना। कृषि सब्सिडी बोझ घट सकता है, भाई ज़्यादा कृषि सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी जैसे पंजाब जैसे को, है क्यों कि महंगाई कम है तो लोगों के पास पैसा है, तो पैसे हैं तो वो अपनी खुद की जरूरतें पूरी कर लेता है, सरकार पे या बाहर से फंड किसी पे योजना पे डिपेंड नहीं पड़ना पड़ता है, उसी की बात की जा रही है। आगे चलते हैं, शहरी बनाम ग्रामीण मांग। ग्रामीण क्षेत्रों की मांग अपेक्षाकृत कमजोर होती है, शहरी क्षेत्रों में मांग बहुत अधिक सक्रिय होती है, जैसे ईंधन, है गैस सिलेंडर, गाँव में चूल्हे शौके से भी काम चलाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, उज्ज्वला योजना आने के बाद अभी हर घर में गैस पे डिपेंड है, गाँव में 2-2 बार गाड़ी आने लग गई। अब पहले की तुलना में गांव में नहीं, गांव में आपको बहुत अच्छा आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन एक महंगाई की एग्जाम्पल से समझते हैं, नीति निर्माता के लिए संकट है, ब्याज दरों में कटौती की संभावना, जब मतलब मॉनेटरी पॉलिसी है वो ब्याज दरें कटौती कर रहे हैं, रेपो रेट तो उनमें भी कम करेंगे तो क्या, बैंक आसानी से लोन देंगे, लोन आगे देंगे तो क्या होगा, व्यवसाय बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेंगे, रोजगार होगा, रोजगार होगा तो क्या होगा, रोजगार होगा तो क्या, आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो राजकोषीय राजस्व घाटा जैसे कमी आई। मौद्रिक नीति में सतर्कता जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात की जा रही है ना, उसी के संदर्भ में बात की जा रही है। फिर जोखिम क्षेत्र की बात करते हैं, खाद्य आपूर्ति व्यवधान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा अगर सही हैं तो फिर क्या होगा, तो सही होगी मुद्रास्फीति। अगर ये सब अनुकूल नहीं है, मान लो कोई बाढ़ आ गई और वहाँ पे सरकार का रिसोर्स यूज होगा तो पैसा खर्च होगा ना, पैसा खर्च होगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ती है। क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा दुविधा में डालता है सभी प्राकृतिक, भूकंप आ जाए, क्लाइमेट ऐसा चेंज हो जाए, बारिश है, तूफान आ जाए, हैं मान लो जैसे मेट्रो का अशोक विहार नगर है अभी वो उखड़ गया, वापस बनाना पड़ेगा, वापस से पैसे लगेगा, ये किसका कारण, जलवायु परिवर्तन कारण। तो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को भी आपको संतुलन बना के बात करनी होगी, तभी आप खाद्य आपूर्ति जैसे प्राकृतिक आपदा जैसे निपटने में, जोखिम क्षेत्रों में निपटने में आसान होगी। भू राजनीतिक संकट मैंने बोला, रूस यूक्रेन युद्ध है, भारत पाक है, इजराइल ईरान है ना, गाजा वाला है, और टैरिफ वार चाइना और रशिया, ये सब क्या जोखिम के क्षेत्र होता है। इसी के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं, तो अपन एक मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं ताकि अगर कोई प्रश्न आ गया तो अपन क्या बेसिक से अच्छे से कर लें। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या कहती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये एक इसका उद्देश्य होता है कि मान लो मौद्रिक आपूर्ति, ब्याज दरें, क्रेडिट, है ना, क्या होती है मौद्रिक, क्या होती है मौद्रिक पॉलिसी कि ब्याज दरें, है ना, मौद्रिक MP याद रखना, MP मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य ब्याज है, ब्याज दर, है ना, और मौद्रिक आपूर्ति, है ना, सप्लाई, है क्रेडिट व्यवस्था को नियंत्रित करता है, और मूल्य स्थिरता और
आर्थिक वृद्धि दर, रोजगार सुनिश्चित किए जा सकने भूमिका निभाते हैं, है ना। तो उसी के संबंध में मुख्य रूप से उद्देश्य तो होता है कि महंगाई पर सीमित दायरे में रखना, है ना, आर्थिक वृद्धि को ब्याज दरें के जरिए निवेश को बढ़ावा देना। पहला पॉइंट मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखना, आर्थिक वृद्धि, है, निवेश को बढ़ावा देना, रुपये की स्थिरता को बनाए रखना विदेशी डॉलर की तुलना में, और बैंकिंग स्थिरता, बैंक के पास पर्याप्त नकदी, विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। अब मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से होते हैं? RRP, RP, रेपो रिवर्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OM, ये क्या है? टूल्स है। टूल्स मतलब ये इसके टूल, इसी आधार पे मौद्रिक नीति महंगाई को नियंत्रण करता है। अब आगे चलते हैं, मौद्रिक नीति के बारे में ये पढ़ लिया। मौद्रिक नीति, अभी संरचना की बात करें, जो 2 नंबर या 5 नंबर प्रश्न बने तो आपको लिखना है। जैसे संरचना क्या है, जैसे RBI क्या है? RBI इसका संस्था है, किसका? मुख्य निजी संस्था भी RBI एक स्वतंत्र सार्वजनिक होता है ना। MPC मॉनेटरी पॉलिसी 2016 मैंने बोला, हाँ 2016 में आई है ये पॉलिसी, याद रखना इस बात का। और MPC पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं, 3 तो होते हैं RBI के और 3 होते हैं सरकार के द्वारा, है भाई। इसका जो अध्यक्ष होता है वो RBI के अध्यक्ष होता है, याद रखना ये बात। अब आगे चलते हैं, मानसून के बारे में पढ़ते हैं कि भारत के जो मानसून, अभी ये कह रहा है कि मानसून, देखो इनके संदर्भ में जब बात देखी जाए ना, क्या बात की जाए कि भाई भारत में हर बार बारिश होती है ना, हर साल 1100 मिलीमीटर वर्षा होती है। कितनी मिमी वर्षा होती है? उसके 70% बारिश सिर्फ 100 दिन में होती है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर मई से जून जब बहुत सारे राज्यों में पानी का क्राइसिस, जैसे हरियाणा, अभी हरियाणा के पश्चिमी जिले हैं वहाँ पे पानी का क्राइसिस आएगा। कारण कि आपके पास है ना, अपने पास कुप्रबंधन व्यवस्था है। क्या है? कुप्रबंधन व्यवस्था। इतनी बारिश के बावजूद पानी का अपना जो प्रबंधन सही नहीं होने की वजह से हर साल पानी का वाटर क्राइसिस देखने को मिलता है, क्योंकि ये अपनी ज्योग्राफी का पार्ट है ना। सेकंड पर प्राकृतिक जल संसाधनों के संदर्भ में आता है, जलवायु का है, सतत विकास का भी है, SDG गोल है ना, और पर्यावरण का है, विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रबंधन की बात। क्यों अभी वहाँ पे सिंगापुर में जब सम्मेलन हो रहा था, अपने जलदाय मंत्री थे हरदीप पुरी सिंह ने वहाँ पे ये बात रखी थी कि हमारे भारत में पानी की समस्या नहीं है, कुप्रबंधन की अव्यवस्था के कारण हमारे पानी का संकट आता है। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, जैसे अटल भूजल योजना है, गंगा नमामि योजना, ये क्या है? ये नर्मदा नहर परियोजना, ये कह रहे हैं कि हम इस तरह परियोजना लाके ये काम कर रहे हैं, हर घर तक नल का पहुँचाना, ताकि लिमिटेड पानी खर्च किया जाए, है ना। कुप्रबंधन मतलब मान लो कोई दिल्ली, मान लो मैं दिल्ली में रहता था तो बहुत सारी ऐसे देखने को मिलती, सुबह उठते थे बालकनी में खड़े होते थे तो सामने जो गाड़ी साफ करने वाला आते थे, वो एक ही गाड़ी पे इतना पानी गिराता था, इतना पानी गिराता था, आप उस गाड़ी को, है ना, 10 दिन लगातार धो सकते उसी पानी में। लेकिन पानी का कुप्रबंधन नहीं है अपने पास को, ना तो जनता जागरूक है, ना सरकार कभी अभियान चलाती है कॉलोनियों में। तो इस पे मेरे दिमाग में आता था कई बार, इन पर टैक्स लगना चाहिए पानी का, अगर उन लोगों को देखी जाए। दूसरा तरफ जिन लोगों के पास पानी नहीं है, जो माथे पे घड़े पे कॉलोनियों में लेके आते हैं, आज भी शहरों में पानी नहीं है, कॉलोनी में बाहर टंकर आते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये कुप्रबंधन व्यवस्था नहीं होने की वजह से इस तरह समस्या देखने को मिलती है। तो यही मोटी मोटी बात है कि भारत में केवल 8% वर्षा जल का संरक्षित किया जाता है, लेकिन दिल्ली, चेन्नई जैसे बाढ़ का जल संकट, अब मान लो बेंगलोर में सिर्फ एक बारिश हुई है ना, हल्की सी, लेकिन शहर रुक गया। तो क्या ना, क्या आपकी सोच सही नहीं है, बनाने वाला नीतियाँ सही नहीं है, दिशा सही नहीं है। तो हर बार दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में ये हालात देखने को मिलता है जगह जगह। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? मान लो बारिश की अच्छी होती नहीं है, कुप्रबंधन होने से प्रभाव क्या पड़ता है? जगह जगह जल भराव अवस्था हो जाए, ट्रैफिक जाम होती है, बीमारियों का खतरा होता है, नागरिक असुविधा को देखने को मिलता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। कौन से वाले पॉइंट? कि भाई जब मानसून से ज़्यादा समस्या बढ़ती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल भराव, ट्रैफिक, बीमारियों का खतरा, नागरिक आपूर्ति असुविधा। तो आपको ये लिखना है। इस बार जल संकट को लेकर या जल प्रबंधन को लेकर प्रश्न बनता है भाई, आया नहीं अभी तक। इस बार बढ़ने की पूरी संभावना है, राजस्थान और भारत में दोनों टॉपिक में अपने सिलेबस में है, लेकिन इस बार बढ़नेगा। सड़कें, नालियों, सीवर लाइन जैसी साफ सफाई मानसून की पूरी तरह से नहीं होने की वजह से ये जल भराव और जैसे प्रबंधन बढ़ता है। अब आगे चलते हैं। कुप्रबंधन होने की वजह से बारिश में पहले नालों की सफाई नहीं होती थी, है, विकास परियोजना अधूरी रह जाती है, जल निकास की स्थिति सुधारी नहीं जाती है,
ये क्या है, ये कुप्रबंधन, पानी कुप्रबंधन नहीं होने की वजह से ये सारा समस्या, जो शहर में पानी इकट्ठा होना, ये समस्या बढ़ती है। शहरों का विकास हुआ, औद्योगिकरण विकास के साथ साथ उसका ध्यान नहीं रखा गया, नालों पे बड़ी बड़ी इमारत बना गई और कहते हैं हम देश का विकास कर रहे हैं। अरे भाई, जब नालों को आपने ब्लॉक ही कर दिया, अब वो पानी वापस कहाँ जाएगा, वो आपके घरों में आएगा। तो जिससे जल भरा होगा, ट्रैफिक होगा, शहरों में जाएगा, पानी कहाँ जाएगा। जब निकासी सही नहीं है तो पानी का क्या होगा, बीमारियाँ बढ़ेगी। तो इसका जो खर्चा है सरकार पे और राज्यों पे पड़ेगा और नागरिकों पर पड़ता है, और किसके पे पड़ता है। पुराने जल निकासी मार्गों का अतिक्रमण, प्राकृतिक जल घरों में नालों का अतिक्रमण नष्ट होता है ना। विकास बनाम परिस्थिति का संतुलन, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करना, नजरअंदाज करना, ये सारा क्या है, ये सारा प्रॉब्लम है। जो आप इस तरह पर्यावरण प्रभाव नहीं करना, स्ट्रक्चर नहीं बनाते सही ढंग से, जब कॉलोनियाँ काटते, कॉलोनियों के सही सुनियोजित प्लानिंग नहीं बनाते है ना। कॉलोनी काट तो दी, कोई रास्ता नहीं, कोई नगर निकासी नहीं, कोई भी जल निकासी नहीं, आपने कोई उसका प्रबंधन नहीं किया। आपने अनावश्यक रूप से जहाँ जगह मिली वहीं खड़ा कर दिया बिल। इसका नुकसान आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है, जैसे आज भुगत रहे अपन पानी की समस्या को लेकर, है ना। तो ये बात इसमें है। अब विश्लेषण दृष्टिकोण की बात करें कि ओवरऑल क्या हम मान लिया है कि विकास की रफ्तार बनाम प्रकृति। मैंने बोला ना, आगे नालों पे आपने बड़ी बड़ी इमारतें बना दी, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट तो कागजों में दिखा दिया भाई विकास हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे आपने क्या दिखाया, प्राकृतिक संतुलन सही नहीं है। भाई लोग रहते हैं, उनको पूछो आपने विकास किया है या प्राकृतिक संतुलन खोया है। प्रशासनिक विफलता, मानसून से पूर्व कोई केवल कागजों तक सीमित रहती है, तैयारी नहीं करते। नागरिक सहभागिता का प्रभाव देखने को मिलता है। उसी तरह ये ओवरऑल की बात करता है। मुंबई में 2024 में वर्षा 75 वर्षों से सबसे ज़्यादा 107 मिनट, लेकिन आज वहाँ पर पानी के लिए ट्रेनों के माध्यम से पहुँचाया जाता है। क्यों, पानी का कुप्रबंधन नहीं होने से नागरिकों को पानी भी नहीं मिलता है। दिल्ली की बात कर दी जाए, यमुना जल स्तर रिकॉर्ड तोड़ा, बाढ़ जैसे हालात, फिर भी पानी का संकट दिल्ली में क्यों होता है, कारण पढ़ते हैं अपन। अब पढ़ते हैं मानसून के बारे में। क्या पढ़ते हैं, मानसून शब्द है अपने सिलेबस में है, ताकि अपने एग्जाम में आए तो अपन जल्दी से पढ़ सकते हैं। अब मानसून की बात करें, मानसून एक अरबी शब्द है। क्या है, अरबी शब्द है। मानसून एक अरबी शब्द है, मौसम भी मौसम से लिया गया। किससे, मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। क्या होता है, मौसम। मौसमी से लिया गया जिसका अर्थ है मौसम। अर्थ, मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है जो साल में 2 बार दिशा बदलती है। ये कह रहा है मानसून एक मौसमी पवन प्रणाली है ना, और साल में 2 बार दिशा बदलती है। गर्मी समुद्र से भूमि की ओर और सर्दी से भूमि की ओर। गर्मी में तो गर्मी के टाइम में समुद्र से, जब मान लो ये गर्मी है ये समुद्र है ना, ये ज़मीन है, तो इस टाइम तो क्या होगा कि समुद्र से ज़मीन की ओर उस वायुदाब से निम्न वायुदाब की पवन चलती है ना, तो उसी दिशा में। और सर्दी में भूमि से समुद्र की ओर, जो भूमि से, जो उस वायुदाब समुद्र में होगा सर्दी में, तो यहाँ से पानी आएगा, तो ये क्या, उस वायुदाब से निम्न वायुदाब का विकास होता है। अब मानसून क्षेत्र की बात करें, हमेशा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है, विशेषकर भारत से। तो 2 शाखा में बढ़ता है, अरब सागर और बंगाल खाड़ी में गिरता है। अरब सागर से सबसे ज़्यादा मानसून बरसता है, और लौटते टाइम में जब तमिलनाडु के साथ में नवंबर के आसपास मानसून वापस बरसता है। अब मानसून का महत्व तो देखते हैं, ये सबसे बड़ा है, फैक्ट भी लिखना, और महत्व क्या होगा महत्व तो देखते हैं। कृषि के क्षेत्र में महत्व देखा, पहला पॉइंट कृषि के महत्व देखते हैं मानसून का, अगर अच्छी है ना। कृषि के क्षेत्र में देखी जाए तो 60% अधिक कृषि मानसून पर निर्भर है भारत की, तो फायदा होगा। जल संसाधन, नदी, तालाब, जलाशय, जल स्तर मानसून भर देगा। बिजली उत्पादन, है ना, हाइड्रो पावर परियोजना मानसून पर निर्भर करता है। रोजगार, जीडीपी, खेती से जुड़ी आबादी, जीवन मानसून से जुड़ा हुआ होता है। तो आपको याद रखना, कृषि, बिजली उत्पादन और जल संसाधन, रोजगार और जीडीपी के संदर्भ में ये महत्व हैं, तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना। अब वो मैंने पढ़ दिया, अभी मानसून का कुप्रबंधन होने की वजह से भारत में हर बार पानी आया, जैसे वर्षा जल की संचयन की कमी, कंक्रीटीकरण में नाले के ऊपर बनाने घर बना दिए, बड़े बड़े कोटियाँ बना दी, बांधों का अक्षम प्रबंधन, खेती में सक्षम, ये क्या है, ये सब कुप्रबंधन की वजह निकालती है। वर्षा जल का, तमिलनाडु में रेन हार्वेस्टिंग का कानूनी अनिवार्य तो बनाया गया। भाई समाधान भी क्या निकाला है, कहीं कहीं देखो, ये पढ़ तो अच्छे एग्जाम्पल है, कहीं क्वेश्चन आया 5 नंबर का समाधान बताओ, तो आपको इस तरह लिखना है। जैसे पहला पॉइंट, वर्षा जल का संचय, ये है समाधान।
अपन टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, इससे क्या होगा लाभ, आने वाले समय में एग्जाम अपना अच्छे से काम कर पाएंगे। जल पर संचयन है ना, जल संचयन का मतलब होता है, तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले लो, तमिलनाडु में ये क्या अनिवार्य बना दिया, क्या कानून बना दिया कि रेन जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसको कानूनी अनिवार्यता बना दिया, किसने, तमिलनाडु में। अब छतों की जल जो अपने छत पे है पानी आ रहा नीचे, उसका स्कूलों दफ्तरों मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाया गया है। ग्रामीण जल संरचना, जोड़, तालाब, कुंड, पारंपरिक जल है ना, ग्रामीण जल संरचना, तालाब, कुएं है ना, कुंड, ये सब क्या है, पुनर्जीवन राजस्थान का उदाहरण है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप स्प्रिंकलर, जो पानी खेतों में पानी होता है उसको पानी संचय करने के लिए क्या किया उन्होंने, ड्रिप कल्चर लगाया ताकि जितना जड़ों में पानी गिराया और पानी नहीं गिरे, ताकि जड़ में पानी जाएगा तो जिनको उनको जरूरत है वो बड़े ग्रोथ करेंगे, उत्पादन की अच्छी होगी, है ना। नदी जोड़ो परियोजना, जल संतुलन और अटल भूजल योजना है, हर घर नल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, ये क्या है, ये सरकार के द्वारा समय समय पर पानी को संकट रोकने के लिए समाधान निकाले गए। इस तरह अपन डिस्कशन करते हैं भारत के अंदर, जब भारत की समस्या पानी की कमी नहीं है बल्कि पानी प्रबंधन की है। मानसून प्रतिवर्ष आता है लेकिन वर्षा जल के संचय के कारण की समस्या बढ़ती है। अब देखो कितनी खूबसूरत बात कही, देखो जब एक बूंद पानी के बाढ़ को रोक दे शहर को, तो समझना चाहिए कि दोष बारिश का नहीं, संपादकीय के द्वारा लिखा गया है, दोष बारिश का नहीं हमारी सोच का है ना। ये इस तरह पॉइंट आपको ऐसे में लिखना है। विकास का मतलब ये नहीं कि हम नदियों और नालों के रास्तों पर इमारत खड़ी कर दी, तो ये भी पॉइंट आपको मैंने समझाया है, दोनों पॉइंट, बम्बई का दिल्ली का एग्जाम्पल ले लो, ये दोनों पॉइंट जोड़ के आपको वहाँ एग्जाम में लिखना है। इस तरह डिस्कशन करने के बाद अपना पूरा दिन का कॉन्फिडेंस रहता है, टॉपिक डिस्कशन होता है, सिलेबस को समझ में आता है, सिलेबस कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अपना आने वाला जो एग्जाम पे कंसेप्ट पे आने वाला पेपर है, थ्योरी पे नहीं, अब रटने वाला कम संभावना रहती है लेकिन नॉलेज बेस पे रहेगा। तो इससे क्या पढ़ने वाले लोग हैं उनको ज़्यादा अधिक मैथ तो लाभ मिलना चाहिए। अब नहीं पढ़ना है तो बोले 6 महीने मिल भी गए तो उनके लिए तो कम है, साल भी मिल जाए तब भी कम है, ये सब अनावश्यक मुद्दे। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और फैक्ट्स और एविडेंस पे हमेशा समर्थन और आलोचनाक बनने चाहिए, भावना में रवि कभी नहीं बैठना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन में।